दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि घोस्ट पार्टिकल्स यानी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आखिर होते क्या हैं और आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स का दर्जा मिला। खैर, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर इन न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को ढूंढना इतना ही मुश्किल होता है तो आखिर हमारे वैज्ञानिकों ने इनकी खोज कैसे की थी। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस एपिसोड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि न्यूट्रिनो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लेप्टॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ना के बराबर इंटरेक्ट करते हैं और इसी कारण इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है। आइए चलते हैं उस वक्त पर जब साइंटिस्ट की एक टीम को बीटा डीके के बारे में रिसर्च करते समय एक अजीब चीज़ नज़र आती है। बीटा डीके में न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और न्यूक्लियस के अंदर या तो न्यूट्रॉन डीके होकर प्रोटॉन में चेंज हो जाता है या फिर प्रोटॉन डीके होकर न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स में टूटता है तो पहले वाले पार्टिकल और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एनर्जी का सम इक्वल होता है। लेकिन उस वक्त जब बीटा डीके हो रहा था तो डीके में एक इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा था लेकिन उसकी एनर्जी पहले वाले पार्टिकल की एनर्जी के बराबर नहीं आ रही थी। यह चीज़ फिजिक्स के दो फेमस सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और थर्मोडाइनमिक्स के सेकंड लॉ को वायलेट कर रहा था। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने एक और चीज़ नोटिस की थी कि इस पूरे प्रोसेस में मेन पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का टोटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल नहीं आ रहा था। इसका साफ सा मतलब था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी वायलेट कर रहा था। अब एक एक्सपेरिमेंट जो कि तीन नियमों को वायलेट कर रहा था, इस एक्सपेरिमेंट ने कई वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। साइंटिस्ट इस बात पे तो श्योर थे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ कोई दूसरा पार्टिकल भी निकल रहा होगा। इसका साइज बेहद ही छोटा होगा, साथ ही साथ इसका मास ना के बराबर और चार्ज न्यूट्रल होगा। खैर, उस वक्त तो साइंटिस्ट इस अननोन पार्टिकल को ढूंढने में नाकामयाब रहे, लेकिन आगे आने वाले कुछ सालों में इस अननोन पार्टिकल के ऊपर से पर्दा हटने वाला था। आइए समझ लेते हैं कि हम न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कैसे करते हैं। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिससे ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म और दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, जिसे इनकी मॉर्फिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर न्यूट्रिनो एक कैट होता तो वो कैट से डायरेक्टली जगुआर और जगुआर से टाइगर और टाइगर से वापस कैट बन सकता है। साथ ही साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल्स दूसरी चीज़ों से बेहद ही कम इंटरेक्ट करते हैं। हर सेकंड सन के द्वारा पृथ्वी पर 10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा न्यूट्रिनो फेंके जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर न्यूट्रिनो अर्थ के साथ इंटरेक्ट ना करते हुए अर्थ के अंदर से पास हो जाते हैं। पता है उनमें से कितने न्यूट्रिनो अर्थ से इंटरेक्ट करके वहीं रुक जाते हैं? केवल एक। और मैं ये कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिक रिसर्च की मदद से सामने आया है। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जिस फोर्स से सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। हालांकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी उतना ही ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कमज़ोर होने के कारण इनका प्रभाव ना के बराबर देखने को मिलता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स को दो टाइप के पार्टिकल्स कैरी करते हैं, या फिर बोलें तो इसके दो बोसोन पार्टिकल्स होते हैं, एच बोसोन और जेड बोसोन। ये दोनों ही पार्टिकल्स काफ़ी हैवी होते हैं। इनमें से जेड बोसोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, वहीं डब्ल्यू बोसोन पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, वहीं निगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आखिर इंटरेक्ट कैसे करते हैं। जब कोई न्यूट्रिनो चलते चलते एक एटम के पास पहुंचता है तो वह तुरंत या तो एक डब्ल्यू बोसोन या फिर जेड बोसोन को एमिट करता है। वो डब्ल्यू या जेड बोसोन आगे जाकर उस एटम के न्यूक्लियस से टकराता है, जिससे वो न्यूक्लियस कई सारे पार्टिकल्स में टूट जाता है। हर बार कोलिजन थोड़ा डिफरेंट होता है, कभी कोलिजन में काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स निकलते हैं तो कभी काफ़ी कम। खैर, वो पार्टिकल्स उस टूटे हुए न्यूक्लियस से उड़ते हुए डिटेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। वो डिटेक्टर्स उनमें यूज हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर लाइट के ब्लिंक्स के रूप में बनाते हैं, जो कि आसानी से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना इतना ज़्यादा कठिन क्यों है। वैसे तो डब्ल्यू और जेड बोसोन में काफ़ी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं,
लेकिन इन दोनों के पास ये एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों पार्टिकल्स काफ़ी हैवी होते हैं, जस्ट 200 टाइम्स ऑफ अ प्रोटॉन, और इसीलिए ये ऑलमोस्ट फॉर्म होते ही डीके हो जाते हैं। और तो और इनका लाइट ब्लिंक भी इतना फीका होता है कि हमारी नॉर्मल आइज और एडवांस से एडवांस कैमरा इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हमें सिस्टम के चारों ओर फोटो मल्टीप्लायर लगाने पड़ते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये फोटोन को मल्टीप्लाई करके एक छोटे से फ्लैश को भी काफ़ी बड़े फ्लैश में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर हम इस फ्लैश को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। आई होप अब आपको न्यूट्रिनो के डिटेक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।